नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विदेश और स्वागत है आप सभी का आंगन एकेडमी में। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो हमारे कल का जो वीडियो था जिसमें हमने आपको आवास के बारे में बताया था, उसी का पार्ट 2 है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आवास कितने प्रकार के होते हैं और आगे उनके कितने सब टाइप्स होते हैं। तो इससे पहले कि आप वीडियो की भावनाओं में बह जाएं, पेन पेपर उठाइए और चलिए आंगन एकेडमी के साथ पर्यावरण की एक नई यात्रा पर। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आवास के प्रकार जानने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे आवास जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं स्थलीय आवास और कुछ होते हैं जलीय आवास। यानी जितने भी जीव इस पृथ्वी पर हैं वो या तो जलीय आवास में रहते हैं या फिर स्थलीय आवास में रहते हैं। अब इसके आगे क्या सब टाइप्स होते हैं, तो स्थलीय आवास में आता है आपका घास स्थल, यानी ऐसे स्थान जहाँ पर घास उगी हुई है, पर्वतीय स्थल, मरुस्थल और वनस्थल यानी कि जंगल। और उसी में अगर हम जलीय आवास में देखें तो यहाँ आते हैं आपके तालाब, झीलें, समुद्र और नदियाँ। यानी ये जितने भी जलीय स्थान और स्थलीय स्थान हैं ये सभी किसी न किसी जीव के आवास स्थान के रूप में होते हैं। तो चलिए इन सारे ही आवासों और स्थलों को हम डिटेल में समझते हैं, ताकि अगर आपके एग्ज़ाम में किसी भी तरफ से प्रश्नों की बाणों की वर्षा हो तो आप अर्जुन की तरह उनका सामना कर सके। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम जानते हैं स्थलीय आवास में हमने देखे थे कि 4 तरह के आवास हैं: मरुस्थल, पर्वतीय स्थल, वनस्थल और घास स्थल। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं घास स्थलों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि घास स्थल होते क्या है। तो जिन क्षेत्रों में पादप जीवन में मुख्यतः घास की अधिकता पाई जाती है वे घास स्थल है। बहुत ही सिंपल है, पादप का अर्थ होता है फ्रेंड्स पौधे। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पेड़ पौधों के नाम पर सिर्फ घास पाई जाती है तो वो क्षेत्र क्या कहलाते हैं? घास स्थल कहलाते हैं। और ये कोई छोटे मोटे मैदान नहीं होते, ये कई वर्गों किलोमीटर्स में फैले होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? आपके घास स्थल कहलाते हैं, जहाँ पे पादप जीवन के रूप में मुख्यतः क्या पाई जाती है? घास पाई जाती है। और एक और आपको आंगन एकेडमी का स्टार पॉइंट बता रहा हूँ, इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। वो यह है कि यह जलवायु पर निर्भर होते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन से स्थल जलवायु पर निर्भर होते हैं, तो आपके जो घास स्थल है ये कहाँ निर्भर होते हैं? जलवायु पर निर्भर होते हैं। जो घास स्थल होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं उष्णकटिबंधीय घास स्थल और एक होते हैं शीतोष्ण घास स्थल। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इन शब्दों को देखकर ही घबरा जाते हैं। उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण, तो इनको बहुत ही सिंप्लीफाई करके मैं आपको समझाऊंगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आगे मैं जो वनों के बारे में बताऊँगा, उष्णकटिबंधीय, पर्णपाती वन, सबका इतना डिटेल में मैं आपको मीनिंग बताऊँगा कि आप का नाम पढ़ के ही इनका अर्थ समझ जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय घास स्थल के बारे में। तो उष्ण का अर्थ होता है गर्म और कटिबंध का अर्थ होता है क्षेत्र, या फिर आप इसे जोन भी कह सकते हैं। ठीक है, जोन या क्षेत्र होता है कटिबंध का अर्थ। तो यहाँ क्या मतलब हुआ? यहाँ मतलब ये हुआ कि उष्ण कटिबंधीय घास स्थल यानी गर्म क्षेत्र वाले घास स्थल, यानी वो घास स्थल जो गर्म क्षेत्रों में है। तो इसकी विशेषता इससे आपको पता चल जाएगा। तो क्या है विशेषता? यह स्थल भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाए जाते हैं। तो आपको पता है जो 3 अप्रोक्सीमेट रेखाएं हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो जो भूमध्य रेखा है यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। तो यह क्या बताया गया है कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाए जाते हैं। तो जब भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक गर्मी होती है तो इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वो भी तो गर्म होंगे ना। तो इसी से हमें पता चल रहा है कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाए जाते हैं, यानी उष्णकटिबंधीय घास स्थल यानी गर्म क्षेत्र वाले घास स्थल ये हैं। अब इसकी दूसरी विशेषताएं क्या है? दूसरी है कि यहाँ 3 से 4 मीटर ऊंची घास होती है। याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय घास स्थल में 3 से 4 मीटर ऊंची घास होती है। यहाँ निम्न व मध्य वर्षा होती है, यहाँ अधिक वर्षा नहीं होती है। तो निम्न वर्षा होगी या फिर मध्य वर्षा होगी। और इसमें कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, कौन कौन से जंगली जीव इन घास स्थलों में पाए जाते हैं? तो इसमें पाए जाते हैं आपके हिरण, तेंदुआ, जेब्रा, जिराफ, हाथी इसमें पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं शीतोष्ण घास स्थल के बारे में। तो इसका भी आप अर्थ जान लीजिए। शीतोष्ण यानी शीत का मतलब होता है ठंडे और उष्ण का मतलब गर्म होता है। तो शीतोष्ण यानी ठंडे और गर्म दोनों ही शामिल है घास स्थल होते हैं। तो ये मान लीजिए जो भूमध्य रेखा के पास है वो तो उष्णकटिबंधीय यानी गर्म क्षेत्र वाले हैं, और शीतोष्ण होते हैं वो उनसे थोड़े और दूर वाले हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा से जैसे ही दूर आप जाते रहोगे वहाँ गर्मी कम होती रहेगी और ठंड बढ़ती रहेगी। तो शीतोष्ण घास स्थल की विशेषता हम देख लेते हैं। तो यह अक्षांशीय क्षेत्र व महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। दूसरा, यहाँ की घास छोटी व पौष्टिक होती है। देखो,
उष्णकटिबंधीय में घास जो होती है वो 3 से 4 मीटर ऊंची होती है, उसकी ये विशेषता देखी। और जो शीतोष्ण घास स्थल है इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि यहाँ की जो घास होती है वो छोटी होती है और साथ ही पौष्टिक होती है जानवरों के लिए। और इसमें कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? तो इसमें जो जीव पाए जाते हैं उसमें है जंगली भैंसा, ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय उल्लू, कस्तूरी बैल एवं बर्फीली लोमड़ी इसमें पाई जाती है। देखो ये जो क्या है, शीतोष्ण घास स्थल है यानी ठंडे क्षेत्र हैं, तो यहाँ सामान्य सी बात है, इसीलिए बर्फीली लोमड़ी, ध्रुवीय भालू ऐसे जीवों के नाम इसमें आ रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको एक और आंगन एकेडमी का स्टार पॉइंट बता रहा हूँ, इसे आप नोट कर लीजिएगा। और वो ये है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि टुंड्रा क्या होता है, क्या क्वेश्चन आता है कि टुंड्रा क्या होता है, तो इसका जवाब है शीतोष्ण घास स्थलों में काई, लाइकेन एवं छोटी वनस्पति पाई जाती है जो केवल ग्रीष्म ऋतु में विकसित होती है, जिसे टुंड्रा कहा जाता है। याद रखिएगा क्या कि शीतोष्ण घास स्थलों में काई, लाइकेन एवं छोटी वनस्पति जो पाई जाती है, वहाँ मैंने आपको बताया कि वहाँ की जो घास होती है वो छोटी होती है, पौष्टिक होती है, और वो जो घास होती है वो ग्रीष्म ऋतु में विकसित होती है, और जिसे क्या कहा जाता है? टुंड्रा उसे कहा जाता है। कोई एक और विशेषता देखते हैं शीतोष्ण घास स्थल की, वो है कि वहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटे फर व मोटी त्वचा उन्हें जलवायु से सुरक्षित रखती है। जो शीतोष्ण घास स्थल होते हैं वहाँ ठंड अधिक होती है, तो वहाँ के जो जानवर होते हैं उनके शरीर पर मोटे फर होते हैं, और साथ ही उनकी जो त्वचा है वो मोटी होती है, ताकि उन्हें जलवायु यानी जो ठंडी जलवायु है उससे उनकी रक्षा हो सके। यानी सभी जीवों का विकास इस पृथ्वी पर प्राकृतिक दशाओं के आधार पर ही हुआ है। इसीलिए चार्ल्स डार्विन का जो सिद्धांत दिया गया है द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, वो बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। आगे हम कुछ घास स्थलों के बारे में, कुछ शीतोष्ण घास स्थल और कुछ उष्णकटिबंधीय घास स्थलों के बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहला है वो है सवाना, जो कि कहाँ है? पूर्वी अफ्रीका में है। अगर एग्जाम में आते तो इनके जो स्थान, आप नाम और स्थान दोनों ही याद रखिएगा। सवाना कहाँ है? ये है आपका पूर्वी अफ्रीका में। साथ ही कंपोज, तो कंपोज है आपका ब्राज़ील में। फिर बात करें लानोस के बारे में, तो लानोस कहाँ है? वेनेजुएला में है। और शीतोष्ण घास स्थलों के बारे में बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है प्रेयरी, जो कि कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है। उसके बाद पैम्पास, जो कि कहाँ है? अर्जेंटीना में। और फिर बेल्ट, जो कि है दक्षिणी अफ्रीका में। सो फ्रेंड्स, स्थलीय आवासों के बारे में सबसे पहले हमने बात कर ली है घास स्थलों के बारे में। अब हम बात करते हैं पर्वतीय स्थलों के बारे में। तो पर्वतीय स्थल कैसे होते हैं? यहाँ क्षेत्र ऊंचे ठंडे होते हैं, ठीक है, ऊंचे भी होते हैं, ठंडे होते हैं, तथा तेज़ हवाएं चलती है, वह हिमपात होता है। तो आपको पता है जो पर्वतीय क्षेत्र यानी पहाड़ी क्षेत्र, ऊंचे पर्वतों पर ये क्षेत्र होते हैं, यहाँ भी जीव रहते हैं। अब ये क्षेत्र कैसे होते हैं? तो देखो, ये तो पहाड़ पे है तो सामान्य सी बात है, ऊंचे होते हैं, साथ ही ठंडे भी होते हैं, और वहाँ पर तेज़ हवाएं चलती है, और साथ साथ हिमपात भी होता है, यानी बर्फबारी भी वहाँ पर होती है। यहाँ के पेड़ कैसे होते हैं? जो पेड़ होते हैं वो शंक्वाकार होते हैं। अब शंक्वाकार यानी कैसे? तो आप स्क्रीन पे इस पिक को देखिए, इस प्रकार के पेड़ होते हैं, शाखाएं इनकी तिरछी होती है, और पत्ते जो होते हैं वो इनके सुईनुमा होते हैं। फिर बात करें जीवों के जो खुर होते हैं वो मजबूत व त्वचा मोटी होती है। त्वचा मोटी होती है क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर ठंड है और ठंड से उनका बचाव हो सके, इसलिए उनका शरीर ही इस तरह से विकसित हुआ है कि उनकी जो त्वचा है, स्किन है, वो मोटी होती है। और खुर मजबूत इसलिए होते हैं क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र, वो चट्टानी क्षेत्र होते हैं, पथरीले क्षेत्र होते हैं, तो वहाँ चलने के लिए सामान्य जो खुर वाले जीव हैं वो असफल हो जाते हैं। इसीलिए वहाँ के जो जीव हैं उनका शरीर जो विकसित हुआ है वो मजबूत खुर के साथ विकसित हुआ है। फ्रेंड्स, तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं मरुस्थल के बारे में। तो मरुस्थल कौन से स्थल होते हैं, इनकी विशेषताएं हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मरुस्थल क्षेत्र होते हैं ये अत्यधिक गर्म व शुष्क क्षेत्र होते हैं। गर्म आप समझ गए, और शुष्क का मतलब होता है ड्राई, सूखे हुए होते हैं। वहाँ पर अधिक बारिश नहीं होती है, आसपास जो है जल के स्रोत बहुत कम होते हैं, तो अत्यधिक गर्म और शुष्क होते हैं। अल्पकालिक वर्षा ऋतु होती है वहाँ, ऐसा नहीं कि 4 महीने तक वर्षा ऋतु होती है, बिल्कुल अल्पकालिक वर्षा होती है, बहुत कम वर्षा होती है, या तो अनावृष्टि होती है या अल्पवृष्टि होती है, अतिवृष्टि वहाँ पर नहीं होती है। और आकाश बादल रहित होता है, यानी जो मरुस्थल होते हैं जनरली वहाँ का जो आसमान है वो बिल्कुल बादलों से रहित रहेगा। और इसकी अगली विशेषता वो है कि दिन अत्यधिक गर्म और रातें अत्यधिक ठंडी होती है। मरुस्थल की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ के जो दिन होंगे वहाँ पर डिग्री बहुत, जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और वहीं रातों में टेम्परेचर बहुत अधिक गिर जाता है। और आगे बात करें, पेड़ जो होते हैं पत्ते छोटे व अनुपस्थित होते हैं। जो मरुस्थल के जो पेड़ होते हैं, या तो उनके पौधों पर पत्ते जो होंगे, पेड़ों पर पत्ते होंगे, वो बहुत छोटे होंगे, कांटेदार होंगे, या फिर होंगे ही नहीं। बस ये 2 ही कंडीशंस वहाँ पर अप्लाई होती हैं। और बात
करें पेड़ों के जो तने होते हैं उनमें जल संरक्षण होता है, जैसे नागफनी और कैक्टस। फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं वन स्थलों के बारे में। हमने घास स्थल में स्थलीय आवास में घास स्थल को जान लिया, साथ ही हमने जान लिया मरुस्थल को जान लिया, पर्वतीय स्थल को जान लिया। अब हम जानते हैं वन स्थल को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं वन स्थल यानी कि जंगल, यानी जहाँ पर वन है, जो जंगल है, बस वही वन स्थल है। तो सबसे पहले एक और चीज़ आपको बता दूं कि वन स्थल को दो भागों में बाइफरकेट किया गया है, दो भागों में विभाजित किया गया है। किसके आधार पर? तापमान और वर्षा के आधार पर। तो तापमान और वर्षा के आधार पर ये जो वन है इनको सघन वन और खुले वन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सघन वन का अर्थ ये है कि सघन वन यानी वो बहुत ही घने वृक्ष वहाँ पर होते हैं, घना वन होता है वहाँ का। जो सूर्य का प्रकाश है वो भी धरती तक नहीं, भूमि तक नहीं पहुँच पाता है और वहाँ पर दिन में भी अंधेरा सा प्रतीत होता है, तो उन्हें कहते हैं सघन वन, जिसकी एक पिक आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। और एक होते हैं खुले वन। खुले वन का अर्थ ये होता है कि वहाँ का जो वन क्षेत्र है वो बहुत ही छिछला होता है, वहाँ धूप भी आती रहती है और पेड़ पौधों के जो पत्ते हैं वो भी गिरते रहते हैं और वहाँ पर धूप पर्याप्त रूप से भूमि तक पहुँचती रहती है, तो वो कहलाते हैं आपके खुले वन। तो इनमें हम सबसे पहले बात करते हैं कुछ वनों के बारे में। इनको भी अलग अलग विभाजित किया गया है, जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब कई सारे स्टूडेंट तो इनका नाम देखकर घबरा जाते हैं, वे इन्हें समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअली है क्या। तो मैं इन एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगा ताकि आप खुद ही समझ जाए और इनका नाम पढ़कर ही आप इनकी विशेषताओं को भी समझ जाएं। तो वन स्थल में सबसे पहले हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में। उष्ण का अर्थ मैंने आपको बताया वो होता है गर्म, कटिबंध का अर्थ होता है क्षेत्र या फिर जोन, और सदाबहार का मतलब होता है हमेशा रहने वाले, और वन का मतलब होता है जंगल। तो क्या समझे, यानी ऐसे जंगल जिन पर जो पत्ते हैं वो सदाबहार हैं, मतलब सदाबहार रहते हैं, ऐसे गर्म क्षेत्र। उष्णकटिबंध का मतलब होता है गर्म क्षेत्रों में होने वाले वन, और सदाबहार का मतलब होता है उनके ऊपर जो पत्ते होते हैं वो हमेशा होते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये याद रखिएगा कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को वर्षा वन भी कहते हैं। हो सकता है एग्जाम में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन न लिख के सिर्फ वर्षा वन लिख दें, तो भी वहाँ पर यही विशेषता आएंगी। कौन कौन सी विशेषताएं? कि उष्णकटिबंध व भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। आपको पता है कि भूमध्य रेखा के आसपास गर्मी होती है और जैसे जैसे इससे दूर जाते जाते हैं गर्मी का प्रकोप कम होता रहता है और वहाँ ठंड होती है। तो अगर बात आ रही है उष्णकटिबंध यानी गर्म क्षेत्र वाले वन की, तो डेफिनेटली वो कहाँ पाए जाएंगे? भूमध्य रेखा के आसपास होंगे, तभी तो वो गर्म क्षेत्र वाले यानी उष्णकटिबंध वाले वन होंगे। दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता है कि घने होते हैं, यहाँ सूर्य का प्रकाश भी भूमि तक नहीं पहुँच पाता है, यानी ये सघन वन में आते हैं। और यहाँ पे कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? तो यहाँ पे आपकी दृढ़ काष्ठ यानी आपका रोजवुड, आबनूस और महोगनी आदि पौधे या पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में। तो इसका मैं अर्थ बता देता हूँ। उष्णकटिबंधीय यानी वही गर्म क्षेत्र वाले। पर्णपाती का मतलब क्या होता है? तो पर्णपाती जो दो शब्दों से मिलकर बना है संस्कृत के। एक पर्ण का मतलब एक होता है पर्णम और एक होता है पतति। क्या क्या शब्द हैं? एक तो है आपका पर्णम, ठीक है, और एक और शब्द क्या है? वो है आपका पतति। तो पर्णम का अर्थ होता है पत्ती और पतति का अर्थ होता है गिराना, यानी वे वन जो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं हर वर्ष। क्या समझे? यानी उष्णकटिबंधीय यानी गर्म क्षेत्र वाले वे वन जो पर्णपाती है यानी अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। और एक और चीज़ याद रखिएगा, इन्हें मानसूनी वन कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को वर्षा वन कहते हैं, जहाँ पर पत्ते जो हैं वो पूरे साल भर रहते हैं, 12 ही महीने रहते हैं। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसूनी वन कहते हैं, जिनके पत्ते गिरते रहते हैं हर वर्ष। ठीक है, तो मानसूनी वन और वर्षा वन को भी अच्छे से याद रखिए, इनमें आप कभी भी कंफ्यूज मत होना। और अब इनकी विशेषताएं देखें तो ये कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। यहाँ कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? तो यहाँ पे दृढ़ काष्ठ यानी आपका साल के वृक्ष, सागवान, नीम और शीशम के वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। और यहाँ पर कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं? तो यहाँ होते हैं आपके बाघ, शेर, हाथी, बंदर व गोल्डन लंगूर आदि जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इन दोनों वनों के बाद तीसरा जो प्रकार है वो आता है शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन तो देख लिया, जो गर्म क्षेत्र में होते हैं और सदाबहार होते हैं, और एक होते हैं जो ठंडे क्षेत्रों में होते हैं लेकिन सदाबहार होते हैं। तो इन वनों की विशेषता देखते हैं। ये मध्य अक्षांश के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, साथ ही महाद्वीपों के पूर्वी किनारों में, दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील में ये पाए जाते हैं। साथ ही हम बात करें चीड़ व यूकेलिप्टस के पेड़ इनमें पाए जाते हैं। यूकेलिप्टस को नीलगिरी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और यहाँ इनकी जो काष्ठ होती है यानी लकड़ी होती है वो दृढ़ भी होती है और मुलायम भी
होती है। फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं शंकुधारी वनों के बारे में। शंकुधारी वनों के बारे में बात करते हैं सबसे पहले ये उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं, वहाँ पर ये स्थित है ये वाले वन। और आंगन एकेडमी का एक और स्टार पॉइंट बता रहा हूँ, इसे नोट कर लीजिएगा, वो ये है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि टेगा किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा शंकुधारी वनों को टेगा भी कहा जाता है। एक बार और मैं बता रहा हूँ, शंकुधारी वनों को टेगा भी कहा जाता है। दूसरी विशेषता क्या है शंकुधारी वनों की, तो ये लंबे होते हैं यहाँ के जो पेड़ होते हैं, और नरम उनकी काष्ठ यानी कि लकड़ी होती है, और सदाबहार वृक्ष होते हैं, यानी इनके पत्ते भी सदाबहार होते हैं, कभी गिरते नहीं है, साल भर नहीं गिरते हैं। और बात करें चीड़ व देवदार के पेड़ यहाँ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, साथ ही रजत, लोमड़ी, ध्रुवीय भालू आदि वन्य जीव इसमें पाए जाते हैं। तो अब बात करते हैं हम जलीय आवासों के बारे में। तो जलीय आवास में सबसे पहले बात करें, जलीय आवास में तालाब, झील व समुद्र आते हैं, साथ ही नदियाँ भी इसमें आती है। अगर जलीय आवासों की बात कर रहे हैं जो जीवों के लिए आवास का काम करते हैं, तो उसमें नदियाँ शामिल है, तालाब शामिल है, झील व समुद्र भी शामिल है। फिर बात करें इनके जो जीव वो वनस्पतियाँ शामिल है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम जलीय जीवों की बात करते हैं तो जलीय जीवों में सिर्फ वो जीव नहीं आएंगे जो जल में रहते हैं, वनस्पतियाँ भी आएंगी, क्योंकि वनस्पतियाँ भी तो एक जीव है, पेड़ों में भी तो जीवन होता है। तो जलीय अगर जीवों की बात करें तो उसमें वनस्पतियाँ भी शामिल होती हैं, यानी जो जल होता है वो वनस्पतियों का भी आवास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जल में घुली O2 का प्रयोग करते हैं। अब मान लीजिए हम जो मनुष्य बाहर है और जो स्थल में रहने वाले जीव हैं वो ऑक्सीजन यानी O2 को इनहेल करते हैं, ठीक है, CO2 को एक्सहेल करते हैं, और इस तरह से उनकी जीवन प्रक्रिया, सांस लेने की प्रक्रिया चलती रहती है। अब प्रश्न ये उठता है कि जल में रहने वाले जीव कैसे सांस लेते हैं, वो कैसे ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, तो वो जल में घुली O2 का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो जल होता है, पानी होता है, वो भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ही बना होता है, इसीलिए तो उसको H2O कहा जाता है, ठीक है। तो जो जल में रहने वाले जीव हैं वो जल में घुली हुई जो O2 होती है, ऑक्सीजन होती है, उसका प्रयोग करते हैं सांस लेने के लिए। आगे अगला पॉइंट है जलीय जीवों की शारीरिक संरचना धारा रेखीय होती है, जो जल में गति करने में सहायक होती है। अब आपने देखा होगा कि सामान्यतः जो जलीय जीव होते हैं उनका जो शरीर होता है उन पर कुछ धारियाँ होती हैं, कुछ रेखाएं होती है। वो जो रेखाएं होती है वो उन्हें ऐसे ही उनके शरीर पर कोई डिज़ाइन नहीं रहती, वो उन्हें जल में तैरने में, प्रवाहित होने में उनकी सहायता करती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है श्वसन हेतु गिल्स या क्लोम का प्रयोग। जो बाहरी जो जीव होते हैं वो फेफड़ों से और नाक से श्वसन करते हैं, लेकिन जो जल में रहने वाले जीव होते हैं वो गिल्स से श्वसन करते हैं, और गिल्स को जो क्लोम भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला जो पॉइंट है वो है जलोद्भिद पौधों की जड़ें कमजोर व पत्तियां इनकी कटी फटी होती है। अब इसका अर्थ क्या है, जो जलोद्भिद पौधे होते हैं, अब जलोद्भिद पौधे क्या होते हैं, वे पौधे जो जल में उगते हैं वो जलोद्भिद पौधे कहलाते हैं। ऐसे ही मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने आपको पौधों के प्रकार के बारे में बता रखा है, जलोद्भिद, मरुद्भिद, लवणोद्भिद, इन सभी पौधों के बारे में आपको बता रखा है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। तो इसमें क्या बताया गया कि जो जलोद्भिद पौधे होते हैं उनकी जड़ें कमज़ोर होती है, क्योंकि उनकी जड़ें ज़मीन में नहीं होती है, जल में होती है, इसलिए कमज़ोर होती हैं, और उनकी जो पत्तियाँ होती है वो कटी फटी होती है। और तने एवं पत्तियों में तैरने के लिए वायु कोश होता है। अब देखिए अगर जलीय पौधों की बात करें ना तो ये भी दो तरह के होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जल में डूबे रहते हैं, और कुछ पौधे होते हैं ऐसे होते हैं जो जल पर तैरते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, आपको एक पौधे का नाम दे दिया जाए, एक जलोद्भिद पौधे का, और बता दिया जाए कि ये जल में डूबने वाला पौधा है या जल में तैरने वाला पौधा है, तो इसका जवाब आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं जल में तैरने वाले पौधों के बारे में। तो जल में तैरने वाले जो पौधे होते हैं उसमें आता है आपका कमल का फूल, सिंघाड़ा और जलकुंभी, ये जल में तैरने वाले पौधे होते हैं। बात करें जल में डूबे रहने वाले पौधों के बारे में, तो जल में डूबे रहने वाले जो पौधे होते हैं उसमें आपका आता है एक तो हाइड्रीला और एक आता है आपका वेलिसिनेरिया। ये दोनों जो पौधे होते हैं ये जल में डूबने वाले पौधे होते हैं, और जो कमल और ये पौधे होते हैं ये जो होते हैं सिंघाड़ा और जलकुंभी, ये जल में तैरने वाले पौधे होते हैं। और फ्रेंड्स आपको अब कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि आवास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। सो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा ये वीडियो, जिस वीडियो में हमने आपको आवास के प्रकारों के बारे में बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और साथ ही अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वर्ग 3 में अपार सफलता पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।